नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 1 दिसंबर 2021 की ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल रहे हैं और सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही देखने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको अर्ली मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करेंगे अपन यूपीएससी एग्जाम 1 दिसंबर 2021 की प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में कवर करने वाले हैं 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट शिफ्ट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जान उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस वगैरह, पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाना इसलिए जरूरी, पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सेकंड है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस होती है। थर्ड चीज़, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको आप बूस्ट कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आप एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट ले सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, आपको 12 मंथ की बजाय ये 14 मंथ में मिलने वाला है। तो टीटीजी के कूपन कोड की अपॉर्चुनिटी आपको टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो, जहां पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं, यानी 50% तैयारी आपको इसी सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट से कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल जो 1 दिसंबर के हैं। सवाल है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें तो 26 दिसंबर 1925 को। कब? 26 दिसंबर 1925 को। भारत में टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो 8 नेशनल पार्टीज हैं, जिसमें इन सभी की स्थापना आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह 1885 में, नेशनल पीपल्स पार्टी जो कह सकते हो सबसे जो नई वाली राष्ट्रीय पार्टी है वो नेशनल पीपल्स पार्टी, स्थापना 2013 में हुई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 को स्थापित हुई है। बहुजन समाज पार्टी 1984 को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 को हुई है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है 1964 को, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है 1999 को। ये सभी 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इनकी स्थापना कब हुई? जैसे कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूछा है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई। अगला सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया है। बात हो रही है इमरजेंसी की, जो 1971 से 1977 तक ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा है। तो ये कितनी बार बढ़ाया गया है? तो ये 2 बार बढ़ाया गया है। प्रत्येक एक बार में 1 वर्ष के लिए ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो 2 बार, यहाँ पर 2 वर्ष यानी 2 बार कार्यकाल इंक्रीज हुआ है 5वीं लोकसभा का। 5वीं लोकसभा का जो टेन्योर रहा है वो 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 रहा है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट में सवाल भी पूछा कि संसद है वो विधि के द्वारा लोकसभा इनका कार्यकाल कितने वर्ष इंक्रीज कर सकता है। तो लोकसभा के कार्यकाल वैसे सामान्य 5 वर्ष का होता है, लेकिन संसद द्वारा कानून बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार इस प्रकार आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए ही एक्सटेंड होने वाला है। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, सत्य का प्रयोग, सत्य के प्रयोग पुस्तक है, इनके लेखक कौन है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित बुक्स हैं सत्य के प्रयोग। गांधी जी के अन्य बुक्स में जो उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये 1927 में प्रकाशित महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा हिंद स्वराज 1909 में, इंडियन होम रूल कह सकते हो, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका है, ट्रूथ इज गॉड, ट्रस्टीशिप, ये सभी गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। दल बदल विरोधी कानून के संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया है। सभी को पता होगा, इसी सवाल रिपीट हुआ है। तो संविधान संशोधन है दोस्तों 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ है। इसके तहत 10वीं अनुसूची ऐड की गई, जिसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में वर्णन मिलता है। अगला सवाल यहाँ पर, संथानम समिति का गठन 1962 में किसने किया था। संथानम पार्टी का इससे पहले भी सवाल आया था, जिसमें पूछा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया 1964 में। तो संथानम समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापित किया गया है 1964 में। और जो संथानम समिति, इसका गठन 1962 में वो किसने किया था? उस समय तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे के संथानम, इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पूछिए तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगी
इससे पहले इसकी स्थापना से यूपीएससी में सवाल आ चुका है। जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम था, जो 1939 में स्थापित हुई है। वर्तमान नाम 1949 में रखा गया है सीआरपीएफ, जिसका मोटो है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कंप्यूटर विंडो को रिफ्रेश करने के लिए जो फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है वो है F5 फंक्शन की। एक्स्ट्रा फैक्टर बता चुका हूँ, जो टोटल 12 फंक्शन की है। इनमें से इंपॉर्टेंट में आपकी पहली फंक्शन की है, जो कि एक हेल्प स्क्रीन के रूप में आप काम में ले सकते हो। कोई भी फंक्शन को हेल्प चाहिए किस टाइप से काम करता है। सेकंड आ चुका यूपीएससी में रीनेम करने के लिए कोई भी सिलेक्टेड फाइल को। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर जो 5 वाली है F5 रिफ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट F7 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपको पूछी जा सकती है। तो प्रोग्राम में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 फंक्शन की। उसके बाद F11 और 12 फंक्शन की है। F12 है सेव एज, विंडो ओपन होगी, कौन सा फाइल किस नाम से कहाँ पर सेव करना है, सेव एज के लिए F12। F11 है फुल स्क्रीन में एंटर करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस रोग है वायरस जनित। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन में कितने विषय जोड़े गए हैं? इससे पहले भी आ चुका है। 74वें संविधान संशोधन में टोटल 18 विषय ऐड किए गए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किसका प्रावधान किया गया? तो इसमें अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका है, जो स्थानीय शहरी निकाय हैं, उनको एक तरीके से संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये 74वां संविधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 1993 में, इसके बारे में सवाल है। किस सोशल नेटवर्किंग साइट में अनसेंड का फीचर है, यानी जो मैसेज है उसको दोबारा आप डिलीट कर सकते हो और सामने वाले जो प्राप्त कर रहा मैसेज उसके भी डिलीट हो जाएगा, वो अनसेंड फीचर होता है। तो इनमें से यहाँ पर इंस्टाग्राम में अनसेंड का फीचर रहता है। किस वाद के तहत सेक्शन 497 जो धारा 497 है एडल्ट्री से संबंधित है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है? तो ये दोस्तों जोसेफ शाइन वाला केस हुआ है, जनहित याचिका उनकी थी, जिसमें जो धारा 497 है यह भेदभाव करने वाली बताया, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ काम करने वाला कानून बताया। 2018 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है सेक्शन 497 को। धारा 497 था क्या, ये आपको इम्पोर्टेंट है जानना। तो आईपीसी की धारा 497 के अनुसार यदि कोई पुरुष ये जानते हुए कि जो महिला है किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमति या मिली भगत की बघेरी महिला के साथ यौनाचार करता है, तो वो दोस्तों एक तरीके से अपराध का दोषी होगा 497 में, लेकिन अभी ये निरस्त कर दिया है इस सेक्शन को। पितरस का श्रावण किसके द्वारा किया जाता है? इससे पहले पूछा गया था कि पितरस है मुख्य रूप से किसके पाचन में मदद करता है? वसा के पाचन में। जिसमें मैंने आपको बताया था पितरस का श्रावण है वो यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, लर्नर लाइसेंस की वैधता कितने माह की होती है? ये भी प्रीवियस सेट में आ चुका है। लर्नर लाइसेंस की बात हो रही है तो इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ की। कितने मंथ की? 6 मंथ की, याद रखना है। लर्नर का लाइसेंस है वो 6 महीने के लिए वैध रहता है और उसके बाद आप 6 मंथ से पहले और 30 दिन के बाद जब भी आपका लर्नर लाइसेंस जारी होता है, इसके बीच में स्थायी लाइसेंस है वो बनवा सकते हो। प्रथम भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम का आपको पूछा है, तो ये दोस्तों 1894 में आया था। पहली बार कब आया? 1894 में। अभी है वो 2013 का है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। नेक्स्ट वन यहाँ पर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी को पता होगा, नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। पहले जो इसका नाम था योजना आयोग था और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग है, जिसकी स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई है। वैसे योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई है। और वर्तमान में जैसे कि अध्यक्ष मैंने कहा प्रधानमंत्री होते हैं तो नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है वो है अमिताभ कांत। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, निजता का अधिकार केस किससे संबंधित है? निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी है। ये दोस्तों KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस 2017 से सवाल पूछे गए हैं, जो कि निजता के अधिकार से संबंधित वाद हो जाएगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान करना, या फिर ये आर्टिकल आपको पूछे तो आर्टिकल 326 के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। इससे पहले सवाल आ चुका है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव मतदान के लिए जो आयु है न्यूनतम वो 21 से 18 की गई थी? तो वो दोस्तों 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के जरिए इसी आर्टिकल 326 में संशोधन करके ये आयु में बदलाव किया गया है। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? बंग भंग 1905 में हुआ था। किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन उस समय कह सकते हो वायसराय थे। और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा की गई थी। किस वाद के द्वारा
आईटी एक्ट की धारा आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक करार किया गया है। तो ये बात दोस्तों श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ कोर्ट केस है। तो इसका सवाल पूछा है, श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ कोर्ट केस किससे संबंधित है। तो इसमें दोस्तों आईटी एक्ट की धारा जो 66A है इसको असंवैधानिक करार दिया गया है, निरस्त किया गया है। तो धारा 66A में है क्या, तो इस धारा के तहत पुलिस को ये अधिकार दिया गया था कि वह सोशल साइट से उस पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार कर सकती हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पर मिसयूज हो रहा था धारा 66A का, और फाइनली कोर्ट ने श्रेया सिंगल बनाम भारतीय संघ कोर्ट केस में इसको निरस्त कर दिया है। संविधान के 8वें अनुसूची में कुल कितनी भाषा हैं, तो 8वें अनुसूची में अभी 22 भाषा है। मूल जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वें अनुसूची में 14 भाषा थी। उसके बाद 15वीं भाषा सिंधी को ऐड किया गया है, वो 1967 में 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए किए गए। फिर 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई है 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। और नेक्स्ट यहाँ पर 4 भाषाएं 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को ऐड किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में 1961 में स्थापित हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, सेल का पूछा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में की गई, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एमसी मेहता बनाम कमलनाथ वाद संबंधित किससे हैं, इससे पहले ये आया था भूमि प्रदूषण करके, जिसमें मैंने बताया था ये पर्यावरण से संबंधित है। एमसी मेहता बनाम कमलनाथ वाद है, पर्यावरण से संबंधित है। ये 1997 का केस है जिसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मामले में निर्णय क्या दिया कि सरकार सभी प्राकृतिक संसाधनों की एक न्यासी है। मतलब न्यास इस सिद्धांत पर निर्भर करता है कि हवा, समुद्र, जल, वन जैसे निश्चित संसाधन का संपूर्ण मानव के लिए इतना अधिक महत्व है कि इन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित रहेगा। कि ये सभी जो आप देखते हो प्राकृतिक संसाधन ये निजी स्वामित्व का विषय नहीं है, ये संसाधन प्रकृति के उपहार हैं, इन्हें हर किसी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो इस टाइप से ये प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। एमसी मेहता बनाम कमलनाथ वाद 1997 का। किस विधान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि सुधार करने का सुझाव दिया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने। हिंदी में सवाल आया है ये। अगला सवाल है पर पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है, ये भी आपको पता ही होगा। विटामिन B6, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मैंने सारे आपको केमिकल नाम बताए हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन। नियासिन का पूछा जा चुका यूपीएससी में, जो कि विटामिन B3 है। B5 है पेंटेथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन है, बायोटिन B7 है, फोलिक एसिड B9 है, और साइनोकोबाल्मिन B12 है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक कहते हैं। ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक समुदाय का परसेंटेज कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो अल्पसंख्यक प्रतिशत है वो दोस्तों 19.3% है। ठीक है, 19.3% है। बात करूं यहाँ पर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदुओं की टोटल जनसंख्या का, हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, वो है दोस्तों 79.8%। मुसलमानों की आबादी है 14.2%, ईसाइयों की है 2.3, सिख की 1.7, बौद्धों की 0.7, जैन की 0.4 और पारसी की है 0.006%। और बाकी ये सभी आपको बता चुका हूँ कितने फीसदी हैं, और ये भी पता होना चाहिए ये है कितनी एब्सोल्यूट टर्म में। अगला सवाल यहाँ पर धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर राज्यसभा वापस लौटाना अनिवार्य है। तो धन विधेयक है जो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, राज्यसभा को एज ए भेजा जाता है, लेकिन वो 14 दिन के भीतर उनको वापस लौटाना अनिवार्य है, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा में, जो कि धन विधेयक के बारे में आपको आर्टिकल 110 के बारे में वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रस्तुति किसके द्वारा रचित लेख है, प्रयाग प्रस्तुति का पूछा है, तो ये दोस्तों हो जाएगी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित लेख है। प्रयाग प्रस्तुति है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन हैं, इनके द्वारा रचित लेख है। इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया है, और ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रयाग प्रस्तुति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 233 में वर्णन मिलता है जिला न्यायाधीशों के बारे में कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श, तो हाईकोर्ट की परामर्श के बाद यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल यहाँ पर राष्ट्रों का आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से पूछा गया है कि कैदी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए किसकी मंजूरी लेनी है। तो आंसर बता सकते हो जिनको पता है। एक यहाँ पर प्रथम पारी में कोई केस पूछा गया है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में,
तो एग्जैक्ट क्या सवाल था आप कमेंट करके बताना स्पष्ट रूप से जो प्रथम पारी में एग्जाम दिए। बाकी आप हिंदी के सवाल देख सकते हो। जयशंकर प्रसाद की रचना पूछी है, अलंकार से यहाँ पर सवाल आया है, कामायनी की लेखक पूछा है, दीवार का शुद्ध रूप है, दिल बाग बाग होना मुहावरे का क्या मतलब है, अक्ल का तद्भव है, आकाश का पर्यायवाची है, वर्णमाला में श का उच्चारण स्थल आपको पूछा है, वर्तनी में आशीर्वाद ये पूछा है, ये शुद्ध वर्तनी क्या होगी। प्रथम साहित्य पुरस्कार से आ गया है। कृत्रिम का विलोम पूछा है, तीन बैर खाती थी वो तीन बैर खाती थी में कौन सा अलंकार है। क्रोध का स्थायी भाव पूछा है, लेखक का संधि विच्छेद है, और अति एव में संधि पूछा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भविष्य में सोचने वाले को क्या कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, ये ऑप्शन थे। जगतनाथ में संधि आपको पूछी है, बुद्धि पर पत्थर पड़ना ये मुहावरे हैं आपके प्रथम पारे में हिंदी के सवाल। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आपके सेकंड सेट में 1 दिसंबर को 2021 को पूछे गए जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चंस। तो इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सेकंड सेट का पहला सवाल, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश रायसेन में है। एक सवाल पूछा गया है दोस्तों एनटीपीसी में कि किस प्रकार क्यों प्रसिद्ध है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो ये पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों हेतु, किन हेतु, शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की जो गुफाएं है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित की गई थी 2003 में। अगला सवाल यहाँ पर सीआरपीसी की धारा, किस धारा में पुलिस को गवाह के बारे में जानने की प्रक्रिया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में पुलिस के द्वारा साक्षी जो गवाह है उनकी परीक्षा ली जाती है। तो ये दंड प्रक्रिया की जो धारा है सीआरपीसी की 161 आपको आंसर करना था। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक रहता है, तो विटामिन के का यहाँ पर सवाल पूछेगा, इजी रहेगा। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है वो किस आर्टिकल में वर्णित है। तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से है वो परामर्श कर सकते हैं। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रारूप के लिए गठित समिति कौन सी है, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 में। तो इसके लिए जो प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा, तो इस समिति का नाम है सोली सोराबजी की अध्यक्षता में ये समिति गठन हुई थी, सोली सोराबजी कमेटी है। अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में, ठीक है। 2 और 3 दिसंबर को रात को हुई है 1984 को, जिसमें कौन सी गैस लीक हुई, बहुत बार पूछा जाता है, MIC मेथिल आइसोसाइनेट गैस यहाँ पर लीक हुई है। और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, क्योंकि 2 दिसंबर ये भोपाल गैस त्रासदी हुई है। तो इन्हीं के लिए यहाँ पर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए थे, टीपू सुल्तान मारा गया था दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कब हुआ था, 1799 में। तो दोस्तों ये बात है, लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू सुल्तान ने ये सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की अस्वीकार कर दी। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया बाद में। इसी के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और अंत में 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान है वो श्री रंगपट्टनम के दुर्ग के पास मृत्यु हो गई है। वैसे टोटल जो ये युद्ध हुए आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए हैं 1767 से लेकर 1799 तक। अंतिम युद्ध में हार हो गई थी इनकी, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों 1967-69 में, जनरल जोसेफ स्मिथ वर्सेस सामने हैदर अली थे। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है, मद्रास की संधि हुई है 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है दोस्तों, यहाँ पर मंगलोर की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1784 में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ ये मंगलोर की संधि की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में रंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। ये सभी आपको संधियां पता होना चाहिए। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित हुआ है, 2018 में, ठीक है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में ये एक्ट पारित हुआ है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत इस एक्ट को स्थापित किया गया है। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के द्वारा किसे भगोड़ा एक तरीके से कह सकते हो, जो परिभाषित करता है, जिसमें ये बताया गया है कि अपराधियों की सभी संपत्ति और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है इस एक्ट के तहत जो 100 करोड़ रुपए हैं उससे अधिक के अपराधों में आरोपित है और बाहर रहकर अभियोजन से बच रहे हैं, यानी विदेश वगैरह चले गए हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल पूछा है, जिस सवाल 6 वर्ष रहता है। अस्थायी सदन है, अस्थायी नहीं सॉरी स्थायी रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य है वो 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, पूरे नहीं होते एक साथ। NIC की फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हो जाएगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये दोस्तों हुआ है कहाँ पर और कब दोनों ही याद रखना, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ 2018 में। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के लिए
आरक्षण है विधानसभा में वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 332 में SC ST के लिए विधानसभा में आरक्षण है। और आर्टिकल 331 में जो बात हो रही है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण रहता है। 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण लोकसभा में 330 में है। और 332 में आपको पूछा है वो विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण है। इससे पहले आपके आर्टिकल 200 ये पूछा गया है 15 वगैरह में, जिसमें SC ST के लिए पद एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 16 4 4 क 4 ख में है 16 वाले में। और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान SC ST के लिए 15 4 में है। और पंचायतों की बात करें तो SC ST के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध है आर्टिकल 243 घ में है। अगला सवाल यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी 1975 में स्थापित हुई है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य, कावेरी नदी जल विवाद की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य राज्य ये है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य है। अन्य जो प्रमुख नदी जल विवाद हैं जैसे कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य, बहुत बार सवाल आया हुआ है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद। रावी व्यास का जल विवाद है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य। नर्मदा नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य। जरूर याद रखिएगा कृष्णा और कावेरी का, कृष्णा का है आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र का, कावेरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला का। अगला सवाल यहाँ पर लिंक्ड इन का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है, एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का जब पूछा गया था स्काइप का, उसमें मैंने बताया था लिंक्ड इन का भी अधिग्रहण है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। इससे पहले यामर का था, ठीक है। तो लिंक्डइन का अधिग्रहण है यानी खरीदारी, ये बाई कर लिया है सारा स्टॉक माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक, ठीक है। दिसंबर 2016 में अधिग्रहण किया था। और लॉन्च कब हुई है लिंक्डइन, 2003 में हुई। इनके फाउंडर है रेड हॉफमैन, CEO रेयान रोस्लेंस्की। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, किस देश में महिला जनसंख्या पुरुषों से ज्यादा है, यानी लिंगानुपात कह सकते हो, महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, तो ये विकल्प थे। तो इनमें से ऐसा होगा किसमें ज्यादा नहीं है, इस टाइप से हो सकता है, तो इंडिया में नहीं है। बाकी इन तीनों में कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो ज्यादा ही मैं बता देता हूँ 2020 का डाटा के अकॉर्डिंग। जैसे जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर 97.75 व्यक्ति हैं, मेल पुरुष हैं, और उसके सापेक्ष 100 फीमेल रहते हैं, फीमेल ज्यादा। बात करूं यहाँ पर मैं यूके की, यूके में भी ये सेम इस टाइप से 97.67 मेल पर 100 फीमेल है। और बात करें यहाँ पर रशिया में 86.39 मेल में, यानी 100 महिलाएं हैं और पुरुष हैं 86.39, जो रेशियो निकल के आ रहा है। नेपाल में भी 84.85 मेल्स पर 100 फीमेल है। और भारत में क्या स्थिति है लिंगानुपात, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। और फिर बात करूं लिंगानुपात भारत में क्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगला सवाल यहाँ पर ओजोन परत है किस मंडल में, तो समताप मंडल में, ये प्रीवियस शिफ्ट में भी आ चुका है। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है ना, कोहरा, बादल वगैरह, ये क्षोभ मंडल में याद रखना है। जेट विमान उड़ते हैं ये कहाँ पर, समताप मंडल में उड़ते हैं। और जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे हैं कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो आयन मंडल से। ये काफी बार पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, विच फेमस केस इन्वॉल्व द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना है संविधान में, किस वाद में ये इन्वॉल्व हुई है, शामिल हुई है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 की बात हो रही है, जो कि है आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोक रहा है। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है, लेकिन ऐसा भी संशोधन नहीं होना चाहिए कि संविधान की आधारभूत संरचना ही बदल जाए। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मानव का दुर्व्यापार बेगार है वो बलाश्रम का पूछा है, प्रतिषेध आर्टिकल 23 में है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं कर सकते, आर्टिकल 24 में है। संसद और राज्य विधानमंडल अन्य विषयों से संबंधित हैं, तो इसमें एक विषय भी दे रखा था शायद आपकी भूमि सुधार का था, कि संसद और राज्य विधानमंडल भूमि सुधार से संबंधित विवादों के अधिकरणों के लिए किस अनुच्छेद के तहत अधिकरण की स्थापना कर सकती हैं, तो ये सभी जो विषय हैं, कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, भूमि सुधार, नगर संपत्ति का अधिकतम सीमा, खाद्य सामग्री किराया है, तो इन सभी विषयों पर जो अधिकरण स्थापित करने की राज्य के द्वारा, ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के पास जो शक्ति है वो आर्टिकल 323 बी में है। तो इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल है इन सभी विषयों पर अधिकरण की स्थापना कर सकते हैं 323 बी में। 323 ए में क्या है, तो 323 ए केवल लोक सेवाओं के लिए, ठीक है, केवल लोक सेवाओं से संबंधित विषयों पर अधिकरण है आर्टिकल 323 ए के तहत। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की भाषा आपको पूछे तो इंग्लिश हो जाएगी। आर्टिकल 348 बताता है कि जब तक संसद के द्वारा अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए, उच्चतम और हाईकोर्ट न्यायालय की जो कार्यवाही है वो केवल अंग्रेजी भाषा में ही होने वाली है। कैग सीएजी का आपको पूछा है, सीएजी का पूछा, वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, वेतन और भत्ते हैं दोस्तों संसद के द्वारा।
जो एक्ट हैं सीएजी एक्ट 1971 के माध्यम से संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इससे पहले सवाल पूछा हुआ है सीएजी का कि सीएजी का वेतन किसके इक्वल रहता है, तो उसका आंसर था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। सीएजी हो गए जो चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सीएजी इन सभी का वेतन 2.5 लाख रुपए का है, वो इक्वल है। आप देख सकते हो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के चेयरमैन का भी 2.5 लाख। और सीएजी का पद है आर्टिकल 148 में सीएजी की नियुक्ति वगैरह का मिलता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष हो भी पहले हो। प्रथम सीएजी रहे हैं वी नाराहरि राव रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, हु रेगुलेट्स एंटी डोपिंग। ठीक है, तो एंटी डोपिंग का पूछा है। यदि ग्लोबली बात करूँ, एंटी डोपिंग को वाडा के द्वारा कंट्रोल रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। वाडा का मतलब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि 10 नवंबर 1999 को स्थापित हुई। यदि भारत की रेफरेंस में पूछा है एंटी डोपिंग कंट्रोल करने के लिए, तो वो है दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है, जो कि 2005 में स्थापित हुई है। और जो वाडा है ये आपके मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज या फिर अपमानित करता है तो किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। यहाँ पर जाति सूचक शब्दों का एससी एसटी व्यक्ति को गाली गलौज या अपमानित करता है तो आपको सजा का पूछा है ना, तो ये 5 साल तक की मिनिमम आपकी यहाँ पर सजा रहने वाली है, वो 6 मंथ की, और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है यदि कोई एससी एसटी व्यक्ति के साथ इस प्रकार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं उस केस में। अगला सवाल यहाँ पर, गारो भाषा कहाँ पर बोली जाती है। इससे पहले भी आ चुका है। गारो मेघालय की भाषा है, गारो पहाड़िया भी मेघालय की है। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल है, ग्वेष्णा पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्वेष्णा पत्रिका है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान की सबसे पुरानी त्रैमासिक शोध पत्रिका है, जो आगरा में, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी कहाँ पर है, आगरा में है, 1960 में स्थापित हुई है। अगला सवाल यहाँ पर, कच्छ द्वीप को श्रीलंका को सौंपते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। कच्छ द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य ही है ये, और इस पे पहले थोड़ा डिस्प्यूट था। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ये सौंपा गया था 1974 में। तो भारत ने सशर्त यहाँ पर समझौता किया है, जिसमें भारतीय मछुआरे हैं वहाँ पर मछली भी पकड़ सकते हैं इसी द्वीप में, जो कच्छ द्वीप है ये, इस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ है जो श्रीलंका को सौंपा गया है। ये द्वीप है दोस्तों श्रीलंका और रामेश्वरम भारत है इनके मध्य में है। अगला सवाल यहाँ पर, द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। इससे पहले भी आया हुआ है। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं, प्रतिपादक है, वो जगत गुरु निम्बाकाचार्य। कौन है, निम्बाकाचार्य है, जो अद्वैत और द्वैत दोनों को ही सही मानते हैं। इससे पहले आपके अद्वैतवाद का आ चुका है, आदि शंकराचार्य इनके सूत्रधार हैं अद्वैतवाद के। विशुद्ध अद्वैतवाद है, इनके प्रतिपादक हैं गुरु वल्लभाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद है रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद है जगत गुरु माधवाचार्य। अगला सवाल यहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा की किस संदर्भ में शक्ति समान है। ऑप्शन मिला होगा आपको संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन है, दोनों में शक्ति एक समान है, लोकसभा और राज्यसभा में वो आपका बिल पास होना चाहिए। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक है, एक बिल है, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के समान अधिकार रहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, जीआईसी की फुल फॉर्म आपको पूछी है, तो किस रेफरेंस पे पूछे, कंप्यूटर का पूछा या फिर एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस था। तो ऐसे इसका एक फुल फॉर्म है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट भी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी है, जो भारत का इसकी स्थापना 1972 में की गई है। किसने नीली जल नीति की शुरुआत की। इससे पहले भी आ चुका है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, फ्रांसिस्को डी अल्मोड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ये जो पॉलिसी है नीले पानी की नीति, इसे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने वापस लिया है, अल्मेडा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, पुर्तगाली हैं जो। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपको पूछा है, वैध लाइट मोटर वाहन है, ये लाइसेंस वाला व्यक्ति परिवहन वाहन चला सकता है, तो इसके वाहन का सकल वाहन वजन कितने किलोग्राम से कम होना चाहिए। तो जो LMV धारक है यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस धारक व्यक्ति है, वो यदि परिवहन वाहन चलाते हैं उस केस में जो व्हीकल वो चलाएंगे उसका ग्रॉस जो वेट है, सकल वाहन है, वो कितने किलोग्राम से कम होना चाहिए। तो वो दोस्तों 7500 kg से कम होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ये भी बता रहे कि यात्री गाड़ी में कितने kg सामान की अनुमति है, तो कौन सा एग्जैक्ट सवाल था सेकंड शिफ्ट
में कमेंट कर सकते हो। यात्री गाड़ी के केस में 3500 किलोग्राम आपको मिलने वाला है आंसर। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिका बोर्ड है? तो 226 नगर पालिका है और 17 नगर निगम है, 18 संभाग है, 75 जिले हैं। इससे पहले ग्राम सभा का आया था 59,000 के आसपास। नेक्स्ट वाला यहाँ पर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, व्हाट आर नॉट इन कंप्यूटर सोर्स में इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। एग्जिट के सवाल था, कमेंट कर सकते हो सेकंड शिफ्ट वाले। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निरीक्षक तत्व है संविधान के कौन से भाग में? भाग 4 में है। और एक सवाल यहाँ पर कुछ अस्पष्ट सवाल है, जैसे कि अगर किसी ने जल्दबाजी में किसी को नुकसान पहुंचाया है, इस प्रकार से कार्य किया है बट कोई हार्म न हो, कोशिश की है नुकसान करने की लेकिन नुकसान नहीं हुआ है, तो ये क्या भूलने योग्य है या फिर दंडनीय है, नहीं है, किस टाइप से इसका सवाल, तो वो भी बता सकते हो। एक सवाल इस टाइप बता रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस अधीक्षक के बीच की कड़ी, ये भी एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। और आयकर में आय के किस भाग पर टैक्स लगाया जाता है, ये भी एक सवाल पूछा गया है। हिंदी के सवाल आप देख सकते हो सेकंड सेट पे। ओरिजिन ऑफ पंजाब भाषा, कृष्णा का विलोम शब्द, करुणालय किसकी रचना है, पथ के चलचित्र कौन सी विधा है, मोती मानस चून में अलंकार पूछा है, नवरत्न में समास कौन सा है, राइमन पानी राखी बिन पानी सब सून वाला, ये हो जाएगा। वीरस का स्थायी भाव पूछा, शांतरस का भी पूछा, बारिश हो रही है इसमें कौन सा काल है, हिमाद्री तुंग श्रृंग किसकी रचना है, तो ये आपके हो गए सेकंड शिफ्ट के कंप्लीट सवाल। नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं आप 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट के पूछे गए सारे जीके क्वेश्चंस। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने थर्ड शिफ्ट के सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो पहला सवाल देखते हैं। भारत का दक्षिणतम पॉइंट आपको पता है इंदिरा पॉइंट है, तो ये है कहाँ पर? ये दोस्तों निकोबार डिस्ट्रिक्ट है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में, वहीं पर है इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कह सकते हो, और ये आपके आइलैंड में है। बाकी मेनलैंड की बात करूँ, साउथर्न मोस्ट पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो मुख्य भूमि पर है वो दोस्तों कैप कॉमरिन है। कहाँ पर? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। सबसे पश्चिम में बिंदु है वो दोस्तों सर क्रीक है, ये कहाँ पर? कच्छ गुजरात में। और सबसे यहाँ पर पूर्व में, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट में है डोंग विलेज, जो पहले था किबुतु अभी है डोंग विलेज, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे उत्तर में है ईस्ट ऑफ इंदिरा कॉल, ईस्ट एट सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में है ये इंदिरा कॉल। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, सवाल जो पूछा गया है सेकंड, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा तीसरी बार रिपीट हुआ है? भाग 3 है, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। और नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहाँ पर, तटीय नियमन जोन CRZ अधिसूचना को मंजूरी कब दी गई है? CRZ जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है इसको मंजूरी 2018 में दी गई है। और अगला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 4, ये पूछा आपको भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, FCI पूछा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पूछा है सवाल। तो खाद्य निगम है ये किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये भारतीय खाद्य निगम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये संसद के द्वारा खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियमन के द्वारा गठित है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसके अधिकार क्षेत्र में। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश बाय, ठीक है, तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का पूछा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक कौन रिलीज जारी करता है? तो अमेरिकी थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से, ये कनाडा की इंस्टीट्यूट है, ये केटो अमेरिका की है, तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। जैसे 2020 में जो जारी किया गया ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें प्रथम रैंक न्यूजीलैंड की है, भारत की 111वीं रैंक रही है। अगला सवाल यहाँ पर दोबारा पूछ लिया, इससे पहले टम्बलर का पूछा है किसने स्थापना की, जिसमें मैंने बताया था 2007 में टम्बलर की स्थापना की गई। आज पूछ भी लिया कब की गई है, 2007 में लॉन्च हुआ है, डेविड काप के द्वारा स्थापित। दहेज लेना देना किस प्रकार का समझौता है? तो ये जो एग्रीमेंट रहता है असंवैधानिक रहता है, कोई भी आपस में दहेज लेन देन का एग्रीमेंट समझौता करते हैं वो असंवैधानिक है, लीगली नहीं है। बाकी दहेज प्रताड़ना का मामला गैर समझौतावादी है और इस मामले में समझौता होने के बाद भी केस रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगानी पड़ती है। यदि दहेज प्रताड़ना का मामला आ जाता है जिला स्तर पर तो फिर वो समझौता आपस में दोनों पार्टियों नहीं कर सकती, इसके लिए हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट ही करा सकते हैं। और बाकी यहाँ पर दहेज से संबंधित आप उत्पीड़न करते हो तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत अपराध है, तो ये भी प्रीसेट में आयोग सवाल है, जिसमें जो रहता है 3 साल की कैद द्वारा सजा है। और ये एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का मतलब है बिना वारंट है पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है यदि आपने इस प्रकार कोई संज्ञेय अपराध कर रहे हो। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर,
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें? विधानसभा की पूछिए तो 403 हो जाएगी। बाकी एक एंग्लो इंडियन भी राज्यपाल करते हैं। राज्यसभा यूपी की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 हैं और विधान परिषद की हैं वो 100 सीटें हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई है? चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी कानपुर में है, 1975 में स्थापित हुई है इस विश्वविद्यालय की। ANHAD की फुल फॉर्म पूछा तो एक्ट नाउ फॉर हार्मोनी एंड डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो ये भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जिसकी स्थापना 2002 में गुजरात के दंगे हुए हैं, इनकी प्रतिक्रिया के रूप में मार्च 2003 में इसकी स्थापना की गई है। अगला सवाल यहाँ पर क्षत्रिय नृत्य किस राज्य में किया जाता है? क्षत्रिय नृत्य का पूछा तो असम राज्य में। ठीक है, ये नृत्य क्षत्रिय नृत्य असम का है। और बाकी अन्य नृत्य में केरल का नृत्य में आपकी मोहिनीअट्टम और कथकली आ जाते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं केरल का पूछा हुआ प्रदेश में। ओडिशा का आपको ओडिसी कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा। कथक है उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश का कथक। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 वाला आपको सवाल पूछा है। तालीकोट का युद्ध कब हुआ है? 1565 को। तालीकोट 1565 याद रखिएगा, 1565। कहाँ पर ये जो तालीकोट एक तरीके से जगह है जहाँ पर युद्ध हुआ है वो कर्नाटक में अभी वर्तमान में। किनके मध्य युद्ध हुआ है? दक्कन की सल्तनत और सामने थे विजयनगर साम्राज्य जिसका नेतृत्व कर रहे थे उस समय आल्या रामा राय, इनके मध्य युद्ध हुआ है। युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई और दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का एक तरीके से कह सकते हो पतन हो गया। उत्तर प्रदेश से शुरू की गई ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत 2014 में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। किस वाद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरा लिंग घोषित किया गया है? तो थर्ड जेंडर जो घोषित की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर को, इससे पहले पूछा गया कब की गई घोषणा? तो 15 अप्रैल 2014 को। और ये जो वाद था आपकी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी NLSA बनाम यूनियन ऑफ इंडिया UOI, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मध्य ये वाद है 2014 में। यहाँ पर जो तीसरे लिंग के रूप में घोषणा की गई है ट्रांसजेंडर को। संविधान का भाग आपको 14A पूछा है। ठीक है, संविधान का भाग 14A किससे संबंधित है? तो अधिकरण के प्रावधान है आर्टिकल 323A, 323B से ऊपर सवाल आया था वो बता दिया मैंने आपको। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर पूछा 1996 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो त्रिनिदाद एवं टोबेगो पोर्ट ऑफ स्पेन में पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में। IPC की किस धारा के तहत जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतीक्षा का कोई अधिकार नहीं है, आप सेल्फ डिफेंस करते हो जब आप पर कोई हत्या वगैरह की कोशिश करता है, और लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी केसेज रहते हैं यदि कोई कोशिश ही न करे फिर आप ऐसे ही सेल्फ डिफेंस वो नहीं रहेगा, तो ऐसे भी आप नहीं कर सकते हो। तो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है वो IPC की धारा 99 बताती है। अगला सवाल 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया है? इन्वेस्ट इंडिया बोले तो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को मिला है 2020 का संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के दौरान जो ये अवार्ड दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार है 2020 में इन्वेस्ट इंडिया यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को दिया गया है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं? ऑप्शन में राजस्थानी था। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? मानवाधिकार संरक्षण एक्ट का पूछा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 वाला आपको पूछा, 28 सितंबर को किया गया है। इसी एक्ट के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 12 अक्टूबर 1993 को। 5वीं अनुसूची में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो 5वीं और 6वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए। 10 राज्य हैं 5वीं अनुसूची में जो कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन या फिर क्षेत्रों के बारे में नियंत्रण के बारे में वर्णन मिलता है 5वीं अनुसूची में। 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल यहाँ पर कोशिका की ऊर्जा इकाई पूछा है, तो ATP को कहा जाता है। ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कह सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया में ये उस ऊर्जा का संचय होता है ATP के रूप में। अगला सवाल यहाँ पर है, बाकी एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण में कितने ATP अणु? 38 अणु ATP का निर्माण होता है। आपकी ये सवाल आया था 2018 ग्रुप डी एग्जाम में। अगला सवाल यहाँ पर, द फंडामेंटल राइट विच कैन नॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, कौन सा मौलिक अधिकार है वो आपातकाल के दौरान भी उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी में? जैसे आर्टिकल 19 वगैरह की जो स्वतंत्रता वो आपकी रद्द हो जाती है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार मिलते हैं वो निलंबित नहीं हो सकते हैं, इवन इमरजेंसी के वक्त भी नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, प्राण और देह स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में। 20 में है अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो सुरक्षा प्रदान की जाती है,
और ये सभी आपको प्रावधान है इमरजेंसी में इनका जो निलंबन नहीं होना आर्टिकल 359 में वर्णन मिलता है। अगला सवाल यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL जनहित याचिका का आपको पूछा है हिंदी में मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में वर्णित है। नेक्स्ट यहाँ पर किसी राज्य की विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 328 में है ये आपको विधानमंडल में राज्य की विधानमंडल में निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 328 में वर्णन है। अगला सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? ठीक है, अंडे यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा इक्विडिना, कंगारू, प्लेटिपस और इक्विडिना। तो ये वाला आप देख सकते हो प्लेटिपस और इक्विडिना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया के एकमात्र आप कह सकते हो मोनोट्रेम है अंडे देने वाले स्तनधारी हैं प्लेटिपस और इक्विडिना। अगला सवाल पूछा गया है हु मेंटेन केस रिकॉर्ड इन थाने में जो केस रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है? क्या विकल्प थे? बाकी यहाँ पर हो सकता है पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी अधिकारी है उनके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। आंसर जिनको एग्जैक्ट पता वो बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 72 से पूछा है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में? 72 के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रहती है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 161 में, याद रखना। अगला सवाल मोटर वाहन एक्ट 1988 की किस धारा के तहत बिना DL आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है? तो मोटर वाहन एक्ट की धारा 3 के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। और धारा 4 क्या कहती है ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कि ये कानून ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। तो मानदंड है, पात्रता है, कौन से व्यक्ति है जो लाइसेंस है वो ड्राइवर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मिनिमम योग्यता वगैरह है, ये धारा 4 में वर्णित है। और बाकी इससे पहले 50 सीसी से कम दोपहिया वाहनों की ये एज वगैरह पूछी गई है, 16 वर्ष है। और परिवहन वाहन के लिए 20 वर्ष आपकी एज है, उस केस में आप ये लाइसेंस ले सकते हो। मोटर वाहन एक्ट 1988 में टोटल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय और 217 धाराएं हैं। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में पूछा गया है जो विस्थापित परिवार है उसको किस नाम से या फिर कौन सी धारा में वर्णित है? तो एक स्टूडेंट ये पता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में किसी को विस्थापित करके मुआवजा दिया जाए तो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। अगला सवाल लिखिएगा यहाँ पर हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक रहता है वो विटामिन है D, और आपको यदि तत्व वगैरह पूछा है तो खनिज है वो कैल्शियम है। हेक्साडेसिमल में डिजिट कितने होते हैं? टोटल वैसे 16 होते हैं। हेक्साडेसिमल यानी 10 + 6। लेकिन आपको सिर्फ ये पूछा संख्या है तो 0 से 9 तक संख्या रह जाएगी, 0 से 9 यानी 10 संख्या। और फिर लेटर का पूछे तो A से F तक 6 रह जाएंगी। और बाकी बाइनरी में कितने होते हैं? 0 और 1 ही होते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं SC/ST आयोग की स्थापना कब की गई है? 2004 फरवरी 2004 में ये अलग हुए हैं। और जो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पीरियड में आ चुका है 2003 में, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन हुआ था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और ये आर्टिकल में कौन से में? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में है और जनजाति आयोग आर्टिकल 338 क में है। अगला सवाल यहाँ पर संसद के द्वारा राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा का बहुमत कितना होना चाहिए? इससे पहले ये सवाल आपके पूछा हुआ है। और राज्यसभा का बहुमत होना चाहिए 2/3। ठीक है, 2/3 बहुमत यदि राज्यसभा का हो जाए। इससे पहले पूछा गया था कि जो संसद है किसके द्वारा को राज्यसभा या लोकसभा विकल्प इस प्रकार दे रखे थे कि राज्य सूची के वजह से जो कानून बनाने का अधिकार किसको? राज्य को रहता है, लेकिन संसद के पास भी है, राज्यसभा के पास भी। लेकिन कुछ कंडीशन रहती हैं कि आर्टिकल 249 बताता है इस प्रकार के यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्र हित में ये आवश्यक या हितकर है तो संसद राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बना सकती है। 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा का। अब आप देख सकते हो थर्ड शिफ्ट में जो हिंदी के सवाल पूछे गए हैं, तितली रचना किसकी है? ठीक है, विश्व में किस रस का स्थायी भाव है? स्थावर का विलोम, कर्म का पर्यायवाची, महर्षि का संधि पूछा है, मुरलीधर में समास क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा है, कितने नावों में कितनी बार रचना, ये भी आ चुका प्रीवियस सेट में। फिर यहाँ पर आपको मुरारी में समास पूछा है, आविष्कार का शुद्ध वर्तनी पूछी थी, मगधी कहाँ बोली जाती है, नेत्रहीन का समास में समास कौन सा है। इस टाइप से हिंदी के सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम 1 दिसंबर 2021 के इन तीनों ही पारियों में पूछे गए जीके के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी डिले हो गया है क्योंकि आज थोड़ा बिजी शेड्यूल था, और फिर भी कोशिश की आपके लिए वीडियो लाने की ताकि कल जिनका एग्जाम है, लास्ट एग्जाम रहने वाला यूपीएससी का, हो सकता है कल वीडियो आपको लेट देखने को मिले या फिर कल थोड़ा और बिजी रहने वाला शेड्यूल, तो वीडियो आने की संभावना भी कम है। बाकी आप अपने सेट में पूछे गए सवाल जरूर भेजना, मैं सवाल सेंड कर दूंगा। एक साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।